इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा दावा। हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को मारा गया। अभी तक हिजबुल्लाह के 354 लड़ाके ढेर किए गए। बीते कई महीनों में लगातार जिस तरह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ बमबारी कर रहे हैं, ऐसे में इजरायली डिफेंस फोर्स का हिजबुल्लाह पर यह दावा, हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को मारा गया है। अभी तक हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 354 लड़ाके हिजबुल्लाह के ढेर किए गए। तो देखिए कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। अब तक 254 ये आंकड़े हैं। देखिए कितने मारे गए, अब तक कितने कैजुअलिटी हुई है। इसमें जरा तारीख के हिसाब से अगर देखें तो 28 जून को 5 कमांडर मारे गए। ये तारीख 28 जून की है जब 5 कमांडर मारे गए, और 14 जून को 14 कमांडर ढेर कर दिए गए। तो देखिए अभी तक 354 जो लड़ाके उनके मारने का दावा किया जा रहा है। 12 जून को 7 कमांडर्स को ढेर किया गया आईडीएफ की तरफ से। 27 मई को 5 कमांडर ढेर किए गए। बिल्कुल। तो देखिए ये जो संख्या है ये अपने आप में छोटी संख्या नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आईजीएफ की तरफ से क्या ये योजना बनाई जा रही है कि युद्ध से पहले ही लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए। त्रिपाठी सर, ये सवाल मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्या ये एक स्ट्रैटेजी है? हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, इनकी जो टॉप लीडरशिप है, यहां तक कि ईरान की भी अगर बात कर लें, ईरान के भी सैन्य कमांडर्स मारे गए किसी न किसी वजह से। क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा आपको नजर आता है? रवि, बिल्कुल सही कहा। पहले तो जो आपने आंकड़े दिए बिल्कुल सही हैं। मैं ऐड करना चाहूँगा कि हिजबुल्लाह के पास T-72 टैंक्स भी हैं, उनके पास ग्रैड BM रॉकेट्स भी हैं, उनके पास BMP और APCs भी हैं। मतलब वो लड़ने की क्षमता रखते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर इनके लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर्स और कमांडर्स, मेन कमांडर्स हैं, उनको अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो अपने आप उनकी आधी क्षमता लगभग ख़त्म हो जाएगी। लड़ने की शक्ति या मोराल जो है काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो इजराइल शुरू से ये टारगेट कर रहा है, और अभी जब वो आपने आंकड़े दिए हैं ये और उन्होंने बढ़ा दिए हैं, और अगर इस पर चलते रहे तो ज़रूर हिजबुल्लाह की ताकत कम करने में उनको फ़ायदा मिलेगा। और हिजबुल्लाह उतनी जल्दी एक कमांडर्स नहीं बना पाएगा। ट्रुप्स तो ले सकता है, रिजर्व्स को ले सकता है, बट कमांडर्स बड़ी मुश्किल से मिल पाएंगे। तो ये उसकी चाल जरूर है जो इजराइल चाहता है, और उसमें उसको सक्सेस भी मिल रहा है। ठीक है सर, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर है ये, नेतन्याहू को जान से मारने की साजिश रची गई है। एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू के घर के बाहर बम मिला है। नेतन्याहू के घर पर फेंका गया ग्रेनेड। इजरायली शहर कैसरिया में ये हिंसक प्रदर्शन हुआ। उसके बाद ये छानबीन में पता लगा यरूशलेम में भी नेतन्याहू के घर के बाहर विस्फोटक मिला। तो नेतन्याहू को आखिर कौन मारना चाहता है, यह बड़ा सवाल है। नेतन्याहू के 2 घरों के बाहर एक साथ विस्फोटक का मिलना क्या बतला रहा है? दरअसल कैसरिया में नेतन्याहू के घर के बाहर बम मिला है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, उनके घर पर फेंका गया ग्रेनेड। भारी हिंसक प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल, यरूशलेम में नेतन्याहू के घर के बाहर ये विस्फोटक भरा बैग मिला है, और ये स्थितियां भी अपने आप में अलग है। बम मिलने के बाद एक्शन में शिन बेट और इजरायली पुलिस नजर आ रही है। और इसके बारे में और डिटेल्स क्या मिली है, सुमित हमें बता रहे हैं। सुमित, क्या डिटेल्स मिली है नेतन्याहू के घर के बाहर ये जो विस्फोटक मिला है, उस पर क्या सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं? देखिए नितिन, नेतन्याहू की पॉलिसीज को लेकर, उनके फैसलों को लेकर, खासतौर पे पहले राफा के ऊपर अटैक करना, फिर आप कह सकते हैं कि लेबनान पर, इसको लेकर नाराजगी उनके देश में भी है। लगातार उनकी पॉलिसीज को उनकी वॉर कैबिनेट में भी कंडेम किया जाता है, उसको उसकी मुखालफत की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं पिछले कई महीनों से, वो उनके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और अभी कहा जा रहा है कि कल ऐसा एक प्रदर्शन किया गया जहां पर उनके घर के पास एक बड़ा विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके घर के पास कई विस्फोटक पाए गए। हालांकि इसको लेकर जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कह रही है कि वहां पर किसी की शरारत है, लेकिन ये जरूर है कि अगर वहां के प्रधानमंत्री के निवास पर, उनके घर के आसपास इस तरीके के आप कह सकते हैं कि विस्फोटक मिलते हैं तो एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, एक बड़ा ब्रीच भी है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी तो कम से कम सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं चाक चौबंद रहती है। बिल्कुल, नेतन्याहू सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है, चिंता की बात है। देखिए एक और बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है तुर्की। किसी भी खतरे से निपटने के लिए तुर्की तैयार। तुर्की के विदेश मंत्री जंगी तैयारी को लेकर दावा कर रहे हैं। दुश्मनों को विध्वंसक जवाब देने के लिए तुर्की तैयार। नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है तुर्की। तो तुर्की की तरफ से जवाब देने का ऐलान। जी हां, तुर्की के विदेश मंत्री का जंगी तैयारियों को लेकर यह ऐलान है। दुश्मनों को विध्वंसक जवाब देने के लिए तुर्की तैयार।
तो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तुर्की तैयार हो गया है। नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है। खबर क्या है? विश्व युद्ध के खतरे से निपटने के लिए तुर्की ये तैयारी कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। तुर्की के रक्षा सोर्सेस ने माना है किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3। नाटो देशों में जंग के लिए सबसे तैयार देशों में से एक है तुर्की। तुर्की की सेना अपने दुश्मन को विध्वंसक जवाब देने के लिए तैयार है। और देखिए हमारे साथ राजीव नैन सर भी है। राजीव नैन सर, आप देखिए यहां पर हम 3 फ्रंट्स की बात करें। मिडिल ईस्ट का फ्रंट जो कि और सुलग रहा है, कोरियाई प्रायद्वीप की बात करें, रशिया यूक्रेन की बात करें, क्या ये तैयारी तुर्की की बतला रही है कि अभी तक मात्र जो कल्पना थी, हम डिस्कस करते थे स्टूडियो में, अब वो सच होने वाला है क्या? देखिए, मैं तो नहीं मानूंगा कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, लेकिन और तुर्की बहुत ही अपना गेम खेलते रहता है। कभी नाटो के साथ है निश्चित ही, लेकिन उसकी अपनी एक इस्लामिक आइडेंटिटी को भी आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और उसका भी वो बतौर इस्तेमाल करते रहता है। तो तुर्की एक बड़ा ही जटिल देश है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देश है। वो बयानबाजी करता है, इसमें हम इससे ज़्यादा। अच्छा राजीव सर, कई बार मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि तुर्की का दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, और किसके खिलाफ वो जंगी तैयारी कर रहा है? क्योंकि यूक्रेन के मामले में वो रूस के साथ है, मेंबर नेटो का है। यहां पर वो किसके खिलाफ तैयारी कर रहा है ये पता नहीं चल रहा। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला। और देखिए, आज के दिन में एक बहुत बड़ी ड्रोन शक्ति के रूप में उभर कर आया है और उससे वह व्यापार करता है और उस व्यापार में इजराइल को भी वो सप्लाई करेगा। और देखिए, इजराइल के साथ भी उसके बड़े ही मधुर संबंध हो जाते हैं क्योंकि नाटो का एक सदस्य होने के चलते। साथ ही साथ वह अंदर जब आक्रमण हुआ था अक्टूबर 7 में, तो अपने आप को बहुत बड़ा मीडिएटर के रूप में भी उसने प्रस्तुत किया था और लोगों को बड़ा भरोसा था कि वह कुछ कर दिखाएगा, लेकिन उसने किया नहीं। तो देखिए, इस जटिलता में नहीं लगता है कि तुर्की के इस बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन समस्या गंभीर है। अभी आपने बात बहुत सारी की है। एक बात जो अभी खुलकर नहीं हुई है, आपने मिसाइलों की बात की, नई मिसाइलों की बात की, ड्रोन्स की बात की, हुथीज़ की बात की, प्रॉक्सी वॉर्स की बात की, लेकिन एक उभरा हुआ इस्लामिक प्रोलिफरेशन नेटवर्क है जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स से भी उसमें भी शामिल है। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब मैं टेररिस्ट ग्रुप्स को नहीं मान रहा हूँ। साइंटिस्ट का एक ऐसा ग्रुप है जो कि इस्लाम से प्रेरित है और वह अभी जो आप देख रहे हैं, गठजोड़ के बारे में कोई बातचीत हो नहीं रही है और ये गठजोड़ जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है।